I'm your educator Simon. I'm gonna teach you history of class 8th. Here, I'm welcome you on my YouTube channel SST by सैयद सामा रहमान. हम लोगों ने क्लास 8 की हिस्ट्री लेसन 1 से स्टार्ट किया है, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है. ये पार्ट 3 होगा. इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के बारे में. इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा क्या था. क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा लेटर मुगल्स के बारे में, अर्ली मुगल्स के भी बारे में पढ़ा था, लेकिन लेटर मुगल्स का पतन कैसे हुआ ये पढ़ा था. ठीक है. फिर इंडिया में कैसे ब्रिटेन ने अपने शासन को आगे बढ़ाया, ये हम लोगों ने पढ़ना है क्लास 8 में. फिर कैसे एक कंपनी जो कि व्यापारिक थी साम्राज्यवादी कैसे बनी, हम लोग ये पढ़ेंगे. फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ, ये पढ़ना है क्लास 8 में. और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1803 में ब्रिटिश ने पूरे दिल्ली पे कैसे कंट्रोल कर लिया. ठीक है. जब वो मराठास को हरा दिए थे, उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर करनी है क्लास 8 में. तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज़ उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म. ओके. तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को पहले कौन सी दो चीज़ समझनी है. ठीक है. एक तो हो गया कॉलोनियलिज्म. ओके. दूसरा हम लोगों को समझना है उपनिवेशवाद, ये समझेंगे. ओके बेटा. फिर समझेंगे कि इम्पेरियलिज्म. ठीक है. व्हाट इज इम्पेरियलिज्म. ठीक है. ये क्या होता है ये हम लोग समझेंगे. इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है साम्राज्यवाद. अगर ये दो चीज़ समझेंगे तो टॉपिक आसान हो जाएगी. ठीक है. चलिए समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है, यानी कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है. तो देखो, जब कोई एक नेशन, ठीक है, क्या है, जब कोई एक नेशन दूसरे नेशन पे कब्ज़ा करता है, ठीक है, और उसका जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस का यूज़ करके, ठीक है, अपने नेशन की उन्नति करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं. ठीक है. यानी कि जब कोई एक नेशन, ठीक है, दूसरे नेशन में आता है और यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करके वापस से अपने देश की उन्नति में लगा देता है, तो क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है. ठीक है. यानी कि कॉलोनियलिज्म कहलाता है. ठीक है. अब पर्टिकुलर हम लोग अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं. तो एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कि क्या है यूके एंड इसके बारे में इंडिया के बारे में. तो क्या हुआ था बेटा कि यूके कहाँ आया था, यूके के लोग कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, और इंडिया में आ करके यहाँ के रिसोर्सेज को, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इसका यूज़ करके अपने देश की उन्नति को अपने देश की उन्नति में लगा दे रहे थे. तो ये क्या कहला रहा था, उपनिवेशवाद कहला रहा था. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक देश यानी कि यूके उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हुआ. ओके बेटा. तो इसको समझना है. अब देखो, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने में मिला लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद कहते हैं. सबसे पहले तो साम्राज्यवाद समझ लिए कि क्या बोले हम, जब एक राष्ट्र
दूसरे राष्ट्र को अपने में मिला लेता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद बोलते हैं। जैसे ये मान लो कोई एक्स है राष्ट्र, ये वाई है, और मिला करके एक बड़ा सा राष्ट्र बना लिया, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे साम्राज्यवाद। तो इस पूरे हिस्ट्री में, जो क्लास 8 की हिस्ट्री में हम लोगों को देखना है कि जो ब्रिटेन था वो यहाँ पर आया पहले व्यापार करने के नतीजे से, ठीक है, सॉरी व्यापार करना चाह रहे थे वो लोग, ठीक है, तो व्यापार करने के लिए आए। उसके बाद फिर ये लोग क्या हुए, धीरे धीरे कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें, इम्पेरियलिज्म में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं पूरा डेफिनेशन, जो कि अब आसान होगा समझने में। देखो, जैसे एक टर्माइट को आप लोगों ने देखा है, ठीक है, टर्माइट जानते हो क्या होता है, टर्माइट मतलब होता है दीमक, जो लकड़ी में लगता है, ठीक है, वो कैसे धीरे धीरे लकड़ी को क्या करता है कि छोटे छोटे एकदम कण में ये कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है, डैमेज करता जाता है, और उसके बाद उस लकड़ी के अंदर अपना क्या कर लेता है, घर बना लेता है, ठीक है। इसी तरह से एक बाहर की कंट्री के लोग आते हैं, अपनी कंट्री में, इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और वो यहाँ की कंट्री का हर एक काम देखना शुरू करते हैं, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंट्रोल सिर्फ किसके अंडर में चला जाता है, वो बाहर की कंट्री के लोग के अंडर में चला जाता है, ठीक है, वो पूरा उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कॉलोनी बना लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या करते हैं, आगे की लाइन में लिखा हुआ है, वेट, आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि दिस ड्रेन्स द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री एज द colonizer uses the farmers resources to develop its own economy। अब देखो वही हम बताएं कि ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वहाँ की, ठीक है, और अपने नेशन की उन्नति में लगा देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म। ओके, अब देखते हैं वो जैसे कोई भी बाहर के लोग आ रहे हैं और एकदम से बिल्कुल स्टार्ट तो नहीं कर रहे कॉलोनी को बनाना, वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वहाँ पर गेन प्राप्त करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ के राजा हैं, जब वो लोग आए थे यहाँ पर तो वो राजा को आपस में लड़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। जो सेनापति जैसे राजा है तो वो युद्ध लड़ रहा है, वो किसके बदौलत तो युद्ध लड़ता है, सेनापति के बदौलत। तो सेनापति को ये क्या कर एक लालच दे देते थे कि आप मेरा ऐसा काम कर दो, इस राजा को हटाने में मदद करो, हम क्या करेंगे कि आपको राजा बना देंगे, ठीक है, और बदले में आपको राजा बनाएंगे, बदले में आप उनको क्या कर देना, टैक्स फ्री कर देना व्यापार। तो इस तरह की वो बातें करते थे, किससे, सेनापतियों से करते थे। तो सेनापति भी अपने ही राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ देते थे और जाकर के हाथ मिला देते थे अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, वो राजा को बर्बाद करते थे, ठीक है। उसके बाद जो उनकी एक कठपुतली राजा को जो बनाते थे वो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के इशारों पे नाचता था, ठीक है। ये सारी चीज़ों को लोगों ने पढ़ना है कहाँ पर, क्लास 8 में, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो समझ में आ गया। प्रॉब्लमेटिक एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सोर्स बेस्ड रीडिंग एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपने समझ लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेसन के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग आते हैं थिंकिंग हैट पर, ठीक है। थिंकिंग हैट क्या होता है, ठीक। सबसे पहले देखो बेटा कि करना ये है आप लोगों को कमेंट में कि क्या अभी भी कोई कंट्री ऐसी है जो कॉलोनाइज्ड है, ठीक है। और अगर आप भी ऐसे कंट्री के क्या होते, एक कंट्री का एक हिस्सा होते, तो आप किस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे होते, ठीक है। आपको ये कमेंट करके बताना है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक। एक और क्वेश्चन आएंगे जो लास्ट में वीडियो के हम पूछेंगे। ओके बेटा, चलिए
आते हैं सोर्स ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। अब देखो कॉलोनियल हिस्ट्री का जो सोर्स है हमको कहाँ से मिलता है। हम आपको पहले ही बताए हैं, क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं कि हिस्ट्री जो भी लिखी जाती है, ठीक है, उसका एक सोर्स होता है, ठीक है। अब सोर्स भी कई तरह के होते हैं। इम्पोर्टेंट जो 2 सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है कि आपका प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा सेकेंडरी सोर्स होता है, या अगर हम लोग देखें तो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, एक लिटरेरी सोर्स होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पुरातात्विक सोर्स होता है, लिटरेरी जो साहित्यिक सोर्स होता है, ठीक है। ये रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस दोनों तरह के सोर्सेज होते हैं, ठीक। अब हम लोग कॉलोनियल जो आपका पीरियड था उसके बारे में हिस्ट्री कहाँ से मिलती है, तो आपको सोर्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, ठीक है, तो वो उनका जो काम था, जो वो काम कर रहे होते हैं हमारे इंडिया में कर रहे थे, ठीक है, उसका सारा एक रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, लिखित दस्तावेज़ रखते थे, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड में वो क्या क्या चीज़ें रखते थे। देखो क्रॉनिकल्स आपको बताया था कि डेट वाइज कोई भी इवेंट हो तो बिल्कुल उसको डेट वाइज में लिखना एक कॉपी में, ठीक है। उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता था, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे सोर्स थे किस चीज़ के, कॉलोनियल पीरियड का जो सोर्स था वो हमको कहाँ से मिलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा जाता था। ओके बेटा, चलें नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, हमारे इंडिया में, तो वो क्या करते थे बेटा कि वो मेमोज़ को लिखते थे। मेमोज़ क्या होता है, एक ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जो एक जगह से दूसरे जगह के लिए भेजी जाती है, उसको हम लोग मेमोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोज़ लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, नोटिंग करते थे, मैप्स बनाते थे किसी भी एरिया के बारे में कि वो कैसे उस पर कंट्रोल करना, तो उसके लिए वो मैप्स को तैयार करते थे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ करते थे जिसके बारे में हम लोगों को पता चलता है कि वो कैसे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। अब देखो तो ब्रिटिश क्या करते थे, हमेशा क्या, वो हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट बनाते थे, ठीक है। अब देखो उनका जितना भी सरकारी जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया, कोर्ट हो गया, सेक्रेटरीट्स हो गया, ठीक है, कि इन सारे सरकारी ऑफिस में क्या होता था, एक रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पर वो चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते थे, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश ने आर्काइव्स भी बिल्ड किया था, म्यूज़ियम भी बिल्ड किया था। उसके बाद ये दोनों चीज़ क्या होता है कि ये दोनों चीज़ों को इन्होंने बिल्ड किया, जहाँ पर क्या होता था, रिकॉर्ड को रखा जाता था, डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था। अब मेरे पास 2 वर्ड आए हैं, एक आर्काइव्स और दूसरा म्यूज़ियम, ठीक है। आर्काइव्स में भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, म्यूज़ियम में भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये आर्काइव और म्यूज़ियम में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। आर्काइव्स क्या होता है बेटा, पहले भी हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। आर्काइव्स क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल ऊपर लिख देते हैं, जहाँ नहीं है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये आर्काइव होता है, जबकि एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ों का जो कलेक्शन होता है वो कहाँ पर रखा जाता है, उसको रखा जाता है म्यूज़ियम में। जबकि जो डॉक्यूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है उसको कहाँ पे रखा जाता था, आर्काइव्स में, ठीक है। अब देखो हमारा इंडिया का नेशनल आर्काइव्स भी बन के तैयार हुआ था। ये नेशनल आर्काइव्स कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था और कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1920s में नेशनल आर्काइव्स बन के तैयार हुआ था, और ये है हमारे न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता था कि उस टाइम जब हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो उस टाइम से
उससे पहले से ही क्या होता था कि कागज़ का आविष्कार हो गया था। तो कागज़ का आविष्कार हो गया था, इसलिए क्या हुआ था कि कागज़ पूरा वाइड स्प्रेड हो गया था। तो अब जो पहले लोग जो हैं पत्ते यूज़ करते थे अपनी चीज़ों को लिखने के लिए, या कोई प्लेट का यूज़ करते थे लिखने के लिए। लेकिन अब चीज़ें क्या हो गई, लिखने में आसान हो गई। क्यों? क्योंकि कागज़ का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो मॉडर्न में भी उसी में लिखा जाता था। डॉक्यूमेंट जो भी बनते थे वो कागज़ पे ही बनते थे। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बना नहीं था। ठीक, इसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो जो कैलीग्राफर्स हुआ करते थे, कैलीग्राफर्स मतलब ये होते हैं बेटा कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो जो डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स बनाते थे उसकी कॉपी बनाते थे। मतलब ये भी अपने हाथ से लिखते थे, पर इनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होती थी तो उसको फिर से कॉपी कर देते थे और एक अच्छे पेज में ये क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर देते थे। कब तक ये काम होता था? जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था। ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गया, बन गया, आविष्कार हो गया प्रिंटिंग प्रेस का, तो उसके बाद क्या हो गया कि अब जो उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसको प्रिंट आउट होने लगा। ठीक है, मेमो बताएं आपको, ए ब्रीफ रिटन मैसेज बाय वन पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। देखो बता चुके हैं कि मेमोज क्या होता है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हम लोग देखते हैं, ये जो थोड़ा सा देखिए हमारा नेशनल आर्काइव्स है। क्या है बेटा? ये हमारा नेशनल आर्काइव्स है जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट ओके। अब देखिए ये अभी बताए हैं कि ब्रिटिश क्या करते थे, अपने सारे रिकॉर्ड्स को रखते थे। ठीक है, वो छोटे से छोटे काम के लिए, बड़े से बड़े काम के लिए वो किसका यूज़ करते थे? कागज़ पेन का यूज़ करते थे। वो रिकॉर्ड्स को रखते थे, कहाँ रखते थे? आर्काइव्स में रखते थे। अब देखिए ब्रिटिश क्या ये सोचते थे कि जो उनका जो इंडिया को कॉलोनाइज़ किया है, इंडिया में आकर के वो जो काम किए हैं अपने, ठीक है, उसको रिकॉर्ड में रखते थे, इसलिए ताकि उनकी जो पीढ़ी आए वो इनके बारे में जाने कि वो कैसे इंडिया को कॉलोनाइज किए थे। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने मासेस मतलब जो एक गैदरिंग होती है, सॉरी पीपल का जो एक समूह होता है उनको मासेस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में इनके रिकॉर्ड्स में रहता था। ठीक है, उनके ऑफिसर्स के बारे में रिकॉर्ड्स में रहता था। लेकिन जहाँ पर इंडिया में वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया को क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। वहाँ के पीपल के बारे में हम लोगों को उनके डॉक्यूमेंट से कुछ भी नहीं मिलता है कि वहाँ के पीपल किस कंडीशन में हैं, वो क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके साथ वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ों को अपने रिकॉर्ड्स में जगह नहीं देते थे। ठीक, अब देखो अगर हमको जानना है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे जो है इंडिया के लोगों पर अत्याचार किया, ठीक है, अगर उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज चाहिए तो हम लोगों को ये नॉलेज हिस्टोरियन से मिलता है। ठीक है, हिस्टोरियंस से कैसे मिलता है? हिस्टोरियंस बेटा क्या करते थे कि वो पक्षपात नहीं करते थे। ठीक है, वो अंग्रेज़ों की भी हिस्ट्री लिखी, उन्होंने किसकी हिस्ट्री लिखी? हमारे इंडिया की भी हिस्ट्री लिखी। ठीक है, तो वो पक्षपात नहीं करते थे। तो इसलिए हमको जो इंडिया के कंडीशन को अगर देखना है तो हिस्टोरियंस ने जो बुक लिखी है उनकी बुक को पढ़ना होगा। जो ट्रैवलॉग्स आते थे यानी कि बाहर से जो आते थे हमारे इंडिया में ट्रैवल, ठीक है, व्यापार करने के लिए, उनसे भी हमको जानकारी मिल जाती है। ऑटोबायोग्राफीज़ से भी मिल जाती है। ऑटोबायोग्राफीज़ मतलब कि जो खुद से लिखी जाए, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, पोएम से मिल जाता है, नॉलेज से मिल जाता है। ये सब रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था? लिखा गया था। ठीक है, और यहीं से हमको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जबकि ब्रिटिशर्स जो हिस्ट्री थी वहाँ से हम लोगों को क्या, उनके डॉक्यूमेंट से हम लोगों को क्या पता चलता है? सिर्फ ब्रिटिशर्स के काम के बारे में पता चलता है। वो इंडिया को कैसे कॉलोनाइज करें, अपने अच्छे कामों को उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में बताया। जबकि वो कैसे एक तरफ सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू अगर देखना है तो हमको ट्रैवलॉग्स के बारे में जानना होगा, हिस्टोरियंस के बारे में जानना होगा, ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में जानना होगा। ओके।
चलिए, अब सर्वे एंड ब्रिटिश। देखिए बेटा, जब क्या हुआ था कि जैसे ब्रिटिश यहाँ हमारे इंडिया में आए तो उनका एक माइंडसेट पहले से क्लियर था कि उनको क्या करना है, इंडिया को कॉलोनाइज बनाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यापार नहीं करना। ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट की, वो सर्वे को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सर्वे कैसे स्टार्ट किए कि वो पहले क्या किए, सबसे देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो है 1881 में इनका जो है पहला कंप्लीट सेंसस आया। सेंसस मतलब क्या होता है कि जनगणना होता है। ठीक है, तो ये जनगणना जो करते थे वो कैसे हर 10 साल पे कंडक्ट होता था सबसे पहले, और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी किसका, कि यहाँ पर आबादी कितनी, नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में, अलग अलग रीजन के बारे में, अलग अलग कास्ट के बारे में, अलग अलग रिलीजन के बारे में हमको इस सेंसस से पता चलता था। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज, ठीक है, दैट वर कंडक्टेड वर आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। अब देखो, सर्वे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में हमको पता चल गया, रीजन के बारे में पता चल गया, कास्ट के बारे में पता चल गया, रिलीजन के बारे में। ठीक है, ये हमको नहीं, सिर्फ इतना ही सर्वे उनका नहीं होता था, जबकि इससे हट के भी बहुत सारे सर्वेज थे जिससे उनको मदद मिले कि कैसे इंडिया को कॉलोनाइज करना है। ठीक है, वो सर्वे क्या था, वो सर्वे था आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। ठीक है, बोटैनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज मतलब पुरातात्विक जितनी भी सर्वेज हुआ करती थी, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड वो सर्वे करते थे, फिर मतलब पुरानी इमारतों को लेकर के। फिर उसके बाद बोटैनिकल सर्वेज मतलब पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में वो सर्वे करते थे। फिर जानवरों के बारे में सर्वेस करते थे। फिर क्या करते थे, फॉरेस्ट के बारे में वो सर्वे करते थे। ठीक है, इससे उनको ये पता चले कि पर्टिकुलर किस एरिया में ज़्यादा जंगल है, किस एरिया में ज़्यादा खेती हो रही है, किस एरिया में ज़्यादा मतलब पुरानी चीज़ें प्राप्त हो रही, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, कहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकते हैं, इससे इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी। ठीक है, अब देखो, रेवेन्यू सर्वेज इन दी विलेज हेल्प। देखो, जो एक रेवेन्यू होता था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन होता था जो राजा करते थे, तो राजा जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे तो जनता से टैक्स को लेते थे। ठीक है, जनता से क्या करते थे, टैक्स को लेते थे और जनता के ही कामों में इस टैक्स को लगा देते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो क्या करते, अपनी भलाई में करते, अपने देश की उन्नति में करते थे। अब देखो, यहाँ पर क्या टॉपिक है कि जो रेवेन्यूज़ ये रेवेन्यू जो सर्वे किए थे, तो इससे ये पता चलता है कि विलेज, इनसे इनको ये कलेक्शन मिलता है कि किसी भी विलेज की टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी मतलब होता है ए फिज़िकल फीचर ऑफ एन एरिया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फिज़िकल फीचर ऑफ एन एरिया। ओके, तो फिज़िकल फीचर के बारे में पता चलता था टोपोग्राफी से। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है उससे पता चलता था कि मतलब सॉइल क्वालिटी का मतलब ये होता है कि सॉइल कहाँ पर अच्छी है, कहाँ पर ख़राब है। जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ पर क्या होगा कि क्रॉपिंग अच्छे से होगी। ठीक है, फसलें ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। फ्लोरा के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, फौना के बारे में, जीव जंतु के बारे में पता चलता था। ठीक है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता था इससे पता चलता। जहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होगा। फिर वहाँ की सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, टोपोग्राफी उस पर्टिकुलर एरिया की अच्छी होगी। तो ये इनके सर्वे से क्या होता था, पता चलता था। ठीक है, अब जब इनके सर्वे से ये सारी चीज़ें पता चलती थी तो उनके लिए ये आसान हो गया ये सोच लेना कि कहाँ हम अगर एडमिनिस्ट्रेट कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, फैक्ट बॉक्स क्या है कि क्या आपको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट का नेम है वो किनके नाम पे रखा गया था? तो ये नाम रखा गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स सर्वेयर थे, मतलब जो ब्रिटिश के
जो ब्रिटिश की तरफ से जो सर्वे करते थे उनको ब्रिटिश सर्वेयर बोलते थे, ठीक है। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था, ठीक है। पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था, ठीक। अब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, 1767 में एक इस्टेब्लिश किया, क्या इस्टेब्लिश किया कि एक सर्वे, यहाँ पे देखना, द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो, इंडिया का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1767 में जॉर्ज एवरेस्ट को, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट को क्या किया, सबसे पहले इन्होंने गवर्नर जनरल, सर्वेयर जनरल नियुक्त किया, ठीक है। किसको? जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया। और वो कब से कब तक थे? 1830 से लेकर के 1843 तक ये क्या हुए, ये थे सर्वेयर जनरल थे। अच्छा, ये सर्वेयर जनरल क्या होता है कि जो एक डिपार्टमेंट था सर्वेयर का, ठीक है, सर्वे का जो एक डिपार्टमेंट था, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ कब? 1767 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1830 से लेकर के 1843 तक, यानी कि अगर देखा जाए तो 13 साल तक जॉर्ज जो एवरेस्ट थे उनको सर्वेयर जनरल बना दिया गया। अब ये सर्वेयर जनरल कौन सी पोस्ट होती थी? एक मतलब जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो उस पोस्ट पे इनको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक अपना सर्वे का नाम रखा, ग्रेट ज्योमेट्रिकल सर्वे, ठीक है, ये इनका सर्वे का नाम था। इस सर्वे में इन्होंने किया क्या था कि केप कोमोरिन, ये केप कोमोरिन से लेकर हिमालयाज़ के जोग्राफिकल फीचर के बारे में पता लगाया था। ये केप कोमोरिन है क्या? तो केप कोमोरिन, देखो केप कोमोरिन है बेटा जो साउथ का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको केप कोमोरिन, और नॉर्थ में सबसे ऊपर का पार्ट हिमालयाज़, वहाँ तक के पूरे जोग्राफिकल फीचर के बारे में इन्होंने पता किया था, ठीक है। तो इन्होंने जिसका पता किया था, जो सर्वे किया था, उस सर्वे को बोलते हैं ग्रेट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बोला जाता है, ठीक है। ये फैक्ट बॉक्स था, हम लोगों ने इसको क्लियर किया। अब हम लोग देखेंगे, देखो ये एक स्केच है जो कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1832 में, ठीक है। ये ऑपरेशन जो मतलब एक सर्वे चल रहा था बंगाल में, उसका फिगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो ये लाइनें, हम पहले फिर से वही हिस्ट्री पे पहुँचते हैं जहाँ से हम लोगों ने इस लेसन की शुरुआत की थी कि पर्टिकुलर सिर्फ एक डेट जान जाने से हम पूरी हिस्ट्री नहीं जान सकते, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ें होती, कोई भी इवेंट होता, कोई भी घटना होता है, ठीक है, उसको घटित होने में, उसके घटित होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। ऐसा नहीं एक अचानक से बिल्कुल पानीपत का युद्ध हो गया, अचानक से बिल्कुल तराइन का युद्ध हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके पीछे कारण होता है कि हुआ क्यों, ठीक है। तो सिर्फ डेट जान जाने से हम हिस्ट्री को नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम उसके बारे में सारी चीज़ों को अप्रोच ना करें, ठीक है। इसलिए ये लेसन मेरा हुआ यहीं पर एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।